चैप्टर 2। ये चैप्टर 2 जहां खत्म होता है पेज 19, तो यहां से शुरू कर लेते हैं ताकि आपको साथ साथ नोट डाउन ना करना पड़े। अच्छा भाई, जो हुकूमत है इसके पास एक बास्केट है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, जिसे आइन कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के पास एक बास्केट है जिसका नाम है FCF, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। इससे पहले आपको एक लफ्ज़ बताऊं जो कि शायद आपने सुना हो, ज़ाहिर बात है सुना ही हुआ है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से मुराद दो चीज़ें हैं। पार्लियामेंट से एक मुराद नेशनल असम्बली है और दूसरा पार्लियामेंट से मुराद सेनेट है। अब पार्लियामेंट में जो नेशनल असम्बली है, नेशनल असम्बली के केस में आपको शायद पता हो कि नेशनल असम्बली में हर सूबे के इक्वल रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है। किसी सूबे के ज़्यादा बंदे हैं, किसी के कम हैं। लेकिन जो सेनेट है उसमें हर सूबे के इक्वल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। वैसे तो ये भी जानना कोई ज़रूरी नहीं था इस चैप्टर के लिए, वैसे ही बात कर दी। तो बस पार्लियामेंट का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा तो हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो में जल्दी से बैठ के इससे मुराद नेशनल असम्बली होगा और इससे मुराद सेनेट होगा। अच्छा जी, हुकूमत पाकिस्तान के पास एक बास्केट है जिस बास्केट का नाम है FCF। पाकिस्तान जिस भी मुल्क से कर्जे ले या पाकिस्तान को रेवेन्यू आए, टैक्सेस लोगों से लेके, जो टैक्स हम देते हैं वो हमारे लिए खर्चा होता है और हुकूमत के लिए रेवेन्यू होता है। तो ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, जितने भी रेवेन्यूज आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास या जितने भी गवर्नमेंट कर्जे ले रही है, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड एंड लोन रेज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, और कोई भी अमाउंट इन रीपेमेंट ऑफ एनी लोन, लोन की वापसी। हो सकता है 1990 के अंदर हमने हाइब्रिड में लेट आने पे लोन दिया हो इथियोपिया को, तो अब वो इथियोपिया वाले हमें लोन जो है वापस कर रहे हैं। तो जो लेट आए हैं सारे जरा इधर मुतवज्जे हों 1 मिनट के लिए, अपने बैग बुक छोड़ के। इधर एक बास्केट है जिसका नाम है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। इधर मुतवज्जे हों, बैग को छोड़ के मैं कह रहा हूं। एक बास्केट है जिसका नाम है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अगर पाकिस्तान की हुकूमत बाहर के मुल्क से या पाकिस्तान से किसी से लोन ले, अगर पाकिस्तान की हुकूमत टैक्सेस से रेवेन्यू इकट्ठा करे, या पाकिस्तान की हुकूमत के पास पैसा आए, अगर किसी को लोन दिया था और उसने वापस कर दिया, लोन लेना, किसी को लोन दिया था उसने वापस कर दिया, या रेवेन्यू कमाया, ये सारा का सारा किस बास्केट में आएगा? FCF। चलें जी, अब पढ़ते हैं। अब किताबें निकाल लें। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, ऑल लोन्स रेज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड अमाउंट रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ अ लोन शैल बी क्रेडिटेड टू फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। ऑल अदर मनीज, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट के पास कोई पैसे आए, ऑल अदर मनीज रिसीव्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, जो भी हुकूमत के पास पैसे आए, मिसाल के तौर पे डिपॉजिटेड विद सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, यानी हुकूमत ने किसी के खिलाफ केस किया और हुकूमत केस जीत गई, तो ये वाले जो पैसे हैं डेट विल नॉट बी क्रेडिटेड टू फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, डेट विल बी क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन। तो
ये और ये एफसीएफ में जाएंगे, बाकी जो पैसे आएंगे वो पीएफ में जाएंगे। बाकी मेरे भाई ये सफ़ा खुद ही ढूंढना है आपने, किताब में कुछ लोगों ने अभी तक ढूंढा नहीं। ये जो चैप्टर में पहला सफ़ा है उसको नहीं निकालना, उससे 6-7 सफ़े आगे जाके एक सफ़ा आ रहा है। आप लोग चैप्टर का शायद पहला सफ़ा निकाल के बैठे हुए हैं। पेज नंबर 19 से अगला सफ़ा मैं निकालने को कह रहा हूँ। 19 से अगले से अगला ये, जहाँ उर्दू में भी लिखा हुआ है और नीचे सफ़ा नंबर 9 लिखा हुआ है, तो असल में ये सफ़ा 10 है वैसे। अब तो ये असल में ना थोड़ा सा उर्दू में समझाने के लिए सफ़ा डाला हुआ है। ये वही सफ़ा है जो किताब का पेज 9 है, पेज 10 है मादरत, ये ज़रा चेंज हो गया हुआ है, पेज 10। आपकी बहुत कमी महसूस हो रही थी 2 दिनों से, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने आके इस कमी को पूरा किया। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट अपने ये पैसे किसकी कस्टडी में देगी? तो उसका जवाब बड़ा सिंपल सा है, द कस्टडी ऑफ एफसीएफ एंड पीएफ, इन दोनों बास्केट्स का कब्जा, सिमिलरली उनमें से की गई पेमेंट्स या विड्रॉल्स फ्रॉम डेट बास्केट एंड ऑल अदर कनेक्टेड मैटर्स, और कोई भी बातें हों इनसे रिलेटेड, शेल बी रेगुलेटेड बाय एक्ट ऑफ मजलिसे शोरानी, शोरबानी, मजलिसे शूरा। मजलिसे शूरा से मुराद पार्लियामेंट है, डेट इज नेशनल असेंबली एंड सेनेट। तो कस्टडी ऑफ एफसीएफ, एफसीएफ का कब्जा, एंड द कस्टडी ऑफ पीएफ, द पेमेंट्स, उसमें से पैसे देना, एंड द विड्रॉल्स, और उसमें से पैसे निकालना, एंड ऑल अदर कनेक्टेड मैटर्स शैल बी रेगुलेटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट। या तो पार्लियामेंट बताएगी क्या करना है या प्रेसिडेंट बताएगा क्या करना है। ओके मुर्गी अंडे देती है कि इंग्लिश के हैन ले एग्स, लेज एग्स, लेज खाने वाले। अच्छा, ऐसे ही फेडरल गवर्नमेंट भी देती है, फेडरल गवर्नमेंट शैल ले, नेशनल असेंबली के सामने फेडरल गवर्नमेंट शैल ले क्या क्या, अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस, जिसका नाम है एनुअल बजट स्टेटमेंट। लेकिन ये गवर्नमेंट याद रखिएगा एक बात, उससे हैन वाली मिसाल से मिक्स ना कीजिएगा, यह साल में एक दफा देगी, यानी हर साल, हर साल इन ईच फाइनेंशियल ईयर, हर साल गवर्नमेंट देगी नेशनल असेंबली के सामने जाके अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स, अंदाजन कितने पैसे आने हैं पूरे साल, एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। इट विल बी कॉल्ड एज सालाना बजट स्टेटमेंट। हर साल हुकूमत नेशनल असेंबली के सामने जाके देती है अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस। इट विल बी कॉल्ड एज एनुअल बजट स्टेटमेंट। इसमें क्या क्या होगा? द एनुअल बजट स्टेटमेंट शेल शो सेपरेटली, इसमें अलग अलग बताया जाएगा। पॉइंट 2 को पढ़ने से पहले जरा आर्टिकल 81 पढ़ लें। ये सेक्शंस नहीं हैं, ये आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 81,
अक्सर आपने सुना होगा आइन की रोशनी में हम आपको बताने लगे हैं, तो ये आइन है पाकिस्तान का। ये खर्चे शेल बी चार्ज अपॉन FCF। चार्ज अपॉन का क्या मतलब है? निकाले जाएंगे। चार्ज अपॉन का क्या मतलब होता है? निकालना। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन FCF। FCF में पैसे डाल दिए हैं, अब हम FCF के अंदर सुराख करके पैसे निकालने लगे हैं, तो FCF से पैसे निकाले जाएंगे। FCF से पैसे निकाले जाएंगे। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स शेल बी चार्ज अपॉन FCF। नंबर 1, प्रेसिडेंट की तनख्वाह पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है देना ऑब्वियसली, वरना हाइब्रिड में लास्ट में बातें नहीं हो सकेंगी। तो प्रेसिडेंट की तनख्वाह ये बहुत ज़रूरी खर्चा है पाकिस्तान का। एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस, और उसके दफ्तर के बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें, कितना इंपॉर्टेंट खर्चा है पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह बहुत ज़रूरी है देना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसने इलेक्शन करवाने हैं उसकी तनख्वाह तो बहुत ही ज़रूरी है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं सेनेट का, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं नेशनल असेंबली का। ऑडिटर जनरल भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों के ऑडिट करता है। इन सब की तनख्वाहें रिमोनिरेशन इन सब की तनख्वाहें। इसी तरह एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग remuneration of officers and servants of Supreme Court, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल ये वाला, ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये वाला, एंड द सेक्रेटेरिएट्स ऑफ सेनेट एंड नेशनल असेंबली। सेक्रेटेरिएट्स ऑफ सेनेट एंड नेशनल असेंबली क्या हुआ है? पॉज कर दो। असल में ना उसने यही सारे लफ्ज़ यूज़ किए हैं यहां से लेके एंड तक, यही सारे लफ्ज़ यूज़ किए हैं, लेकिन उसके साथ उसने जो लफ्ज़ डाला है ना, पहले डाला था रिमोनिरेशन, इन लोगों की अपनी तनख्वाह, जज की अपनी तनख्वाह, और इधर इसने लफ्ज़ डाला है एडमिन एक्सपेंसेड एंड रिमोनिरेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स। तो ये स्काई ब्लू लाइन वाला मेन फ़र्क है। उधर ऊपर इनकी अपनी तनख्वाहें थी, नीचे इनके मुलाजमीन की तनख्वाहें और एडमिन के खर्चे आ रहे हैं। तो ये स्काई ब्लू से हाईलाइट करना है आपने 7 से 7 वाले की किताब पे। डेटा आई रियली अप्रिशिएट माशाल्लाह, जैसे आप लोगों ने चैप्टर 15 और 16 को फारग कर दिया ना, जैसे मंडे को ICAP का पेपर हो तो आई कैन परफॉर्म। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू अल्हम्दुलिल्लाह एंड यू हैव डन इट, इट्स रियली नाइस। चैप्टर 15 और 16 आपको इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह याद हो गया है जैसे ABC याद है, जैसे अपना नाम याद है। अपना नाम भी इसी वजह से याद है ना, ज़्यादा दफ़ा बोला और सुना जाता है। चैप्टर 15-16 बोलना शुरू कर दें, वो याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के डेट चार्जेस, फेडरल गवर्नमेंट के डेट चार्जेस। डेट चार्जेस बेसिकली आगे वो बताने लगे कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो लोन लिया हुआ है ना, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट है। डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन का जो प्रिंसिपल होता है उसे लोन का कैपिटल भी कहते हैं। डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, डेट चार्जेस यानी इंटरेस्ट वगैरह। डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आगे लिख ही दिया है। डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन। एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन क्या हो सकता है? बाहर के मुल्क से लोन लेने के लिए क्या एक्सपेंसेस होते हैं? फॉरेन ट्रैवलिंग, पाकिस्तान का पूरा वफद वजीर आला समेत उधार लेने के लिए गया मिसाल के तौर पे, तो
फॉरेन ट्रैवलिंग तो ये भी खर्चे होंगे लोन लेने के लिए। एंड रीपेमेंट ऑफ डेट, और उधार। हाइब्रिड बॉयज दूसरी रो में बंदा रख के लगाने की बजाय प्यार से समझाए कि बेटा टाइम पे आया करो। एंड रीपेमेंट ऑफ डेट, और उधार का वापस कर देना, और उधार का रीपेमेंट ऑफ डेट। रिडेम्पशन क्या होती है? आगे काट दें ऑन द सिक्योरिटी। कटा हुआ है? कटे हुए को क्या काटना। पॉइंट डी, अमाउंट पेड फॉर एनी जजमेंट और ऑर्डर अगेंस्ट पाकिस्तान। क्या मतलब है इस बात का? हाथ खड़ा करके बताएं। अमाउंट पेड फॉर एनी जजमेंट और ऑर्डर अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ कोई फैसला सुना दिया गया तो उसमें पाकिस्तान को जो पैसे देने पड़े वो भी यहीं पे आएंगे, इसी बास्केट से निकाले जाएंगे। उसको रोकने के लिए नहीं, जब फैसला आ गया पाकिस्तान के खिलाफ तो उसमें जितना जुर्माना हुआ वो देने के लिए। अमाउंट पेड फॉर एनी जजमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, किसी कोर्ट ने भी दुनिया में या ट्रिब्यूनल ने कर दिया हो। एनी अदर अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एक्ट ऑफ मजलिस शूरा, कोई भी अमाउंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दी हो या एक्ट ऑफ मजलिस शूरा में आ गई हो, कोई भी अमाउंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कह दे या मजलिस शूरा कह दे। तो ये सारे मोहतरम खर्चों की डिटेल है जो हमने FCF की बास्केट से करने हैं। ये सारे खर्चों की डिटेल है जो हमने FCF की बास्केट से करने हैं। अच्छा जी, अब इसको याद करें। बोलें, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस shall be charged upon FCF। अब ये कौन कौन से खर्चे हैं? प्रेसिडेंट की तनख्वाह और उसके दफ्तर के खर्चे और इन लोगों की तनख्वाहें। इन लोगों को घर में याद कर लेंगे, ये तो अब्बू अम्मी भी मुझे याद करा देंगे। पॉइंट बी, एडमिन एक्सपेंसेस और अफसरों और सर्वेंट्स की तनख्वाहें इन लोगों के। डेट चार्जेस, डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। डेट चार्जेस से क्या मुराद है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हो जाए या लोन वापस कर दें आप, या कोई भी फॉरेन ट्रैवलिंग कर लें लोन लेने के लिए, या कोई भी डेट अपना वापस हो जाए। एंड अमाउंट पेड फॉर एनी जजमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कोर्ट केस हो गया, उसमें फैसला आ गया। वेरी सिंपल, इधर बैठे बैठे याद कर लें। पहला पॉइंट किसके लिए था? प्रेसिडेंट के लिए और 4-5 बंदों की तनख्वाहों के लिए। अगला पॉइंट किसके लिए था? उनके दफ्तरों की तनख्वाहों के लिए। अगला पॉइंट किसके लिए था? ऐसे ऐसे देख के बातें करें, मेरी बात देख के बातें कर, तो किताब देख के बातें कर लें। तो तीसरा वाला कौन सा था? डेट चार्जेस वगैरह। चौथा वाला पाकिस्तान के खिलाफ कोई केस आ गया, और पांचवा वाला एनी अदर अमाउंट। अच्छा, इन खर्चों को कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन की रोशनी में FCF की बास्केट से निकाले गए खर्चे। पाकिस्तान के आइन ने हुक्म दिया हुआ है कि ये खर्चे किससे निकालो, ये हमने FCF की बास्केट में सुराख करके दिखाया आपको। तो FCF की बास्केट के अंदर जो है वो ये टूटी लग गई है, अब इसके अंदर से जो है वो आप खर्चे कर रहे हैं। ये जो सालाना बजट स्टेटमेंट होगी ये अलग अलग बताएगी। नंबर 1, कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे खर्चे पूरे करने के लिए, कौन से खर्चे
चार्ज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, चार्ज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, ये 81 वाले खर्चे हैं, ये जो नीचे अभी 81 में पड़े हैं। इन खर्चों का नाम एक और लिख लें, चार्ज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एफसीएफ। बल्कि देखें ना, इधर देखें, इधर देखें, एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन एफसीएफ बाय कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम कर दें तो वो भी चलेगा, बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब थोड़ा सा बाय बाय हो जो, The following expenses shall be charged upon constitution। अच्छा भाई, एक तो ये है कि आप किसी को बताएं कि अब्बू को बताएं कि किताब जो है वो 500 रुपए की है। दूसरा, मुश्किल तरीके से बताएं किताब खरीदने का खर्चा मेरा पूरा हो जाए, इसके लिए मुझे 500 चाहिए होंगे। अब ये इसने मुश्किल वाली इंग्लिश इस्तेमाल की है, कितने पैसे चाहिए टू मीट द खर्चे चार्ज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ये खर्चे ले रहा है, किससे ले रहा है? ऑन एफसीएफ। ये आर्टिकल 80 के 2 का ए है, जिसको हमने सफ़े के एंड पे उर्दू में भी लिखा हुआ है। आर्टिकल 80 के 2 का ए, कितने पैसे चाहिए आर्टिकल 81 वाले खर्चों को पूरा करने के लिए। इसकी इंग्लिश याद रखें, अमाउंट रिक्वायर्ड। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा हूं, आप रब्बिल आलमीन बोलेंगे आगे। मैं कह रहा हूं अमाउंट रिक्वायर्ड बोलें, आप कह रहे हैं टू मीट एक्सपेंसेस। टीचर बोलते हैं एबीसी, बच्चा बोलता है डीईएफ। एबीसी पूरी जिंदगी नहीं याद होती, फिर डीईएफ याद होता है बस, हद हो गई। अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट द खर्चे चार्ज्ड बाय आइन ऑन एफसीएफ। किधर देख के क्लास हो रही है आप दोनों को? नहीं टेंटर क्लास पता नहीं कहाँ, इधर उधर कौन सी क्लास चल रही है। पॉइंट बी, अमाउंट रिक्वायर्ड, कितने पैसे चाहिए टू मीट, हुण अगे चलो, टू मीट अदर एक्सपेंसेस, टू मीट proposed to be made from FCF। अदर एक्सपेंसेस के साथ मैंने ब्रैकेट में लिखा है जैसे सड़कें वगैरह बनाना, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है। अदर एक्सपेंसेस के खर्चे पूरे करने के लिए कितने पैसे चाहिए, ये 80 के 2 के बी में लिखा हुआ है। अदर एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए कितने, अदर एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए, खर्चे के पूरे करने के लिए कितने पैसे चाहिए। अब फिक्रा याद करें, अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंसेस सजेस्टेड टू बी मेड फ्रॉम एफसीएफ। अच्छा, इनका नाम होता है चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ बाय कॉन्स्टी, और इनका नाम होता है अदर एक्सपेंसेस। और इसमें अलग अलग बताए ना, शेल डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो डे टू डे के खर्चे हों, और अदर एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हों, जैसे कोई ब्रिज बना दिया, कोई टनल बना दी, कोई एक ही दफा खर्चा किया जो 10-12 साल फायदा देगा। तो खर्चों को फिर अलग अलग बताएं, कितने रेवेन्यू हैं और कितने अदर एक्सपेंसेस हैं, इन दोनों को अलग अलग बताएं। ओके, अब जब फेडरल गवर्नमेंट ले बिफोर कर दे नेशनल असेंबली, तो अगला काम होगा इनको नेशनल असेंबली में ले बिफोर करने के बाद डिस्कस करना। अब इन खर्चों को डिस्कस किया जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या तनख्वाह है, डिस्कशन कर लेते हैं। प्रेसिडेंट की क्या तनख्वाह रखी जाएगी इस साल, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक्सपेंसेस चार्ज ऑन एफसीएफ, ये 81 वाले खर्चे हैं, 81 वाले एक्सपेंसेस चार्ज ऑन एफसीएफ, ये 81 वाले, ये
ये सारे expenses charged on FCF in annual budget statement shall be discussed in, however a voting will not be, डिस्कशन के बाद हाथ नहीं खड़े करवाए जाएंगे, हाथ खड़े करवा के फिर डिसीजन होता है कौन क्या करना है, हाथ नहीं खड़े करवाए जाएंगे, डिस्कस करके जो उस वक्त की हुकूमत होगी वो खुद ही रैशनल डिसीजन ले लेगी। डिस्कशन का मकसद डिफरेंट किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू सामने आना होगा। डिस्कशन का मतलब बाद में वोटिंग करा के डिसाइड करना नहीं होगा, डिसाइड तो हुकूमत ने खुद ही करना है, लेकिन डिस्कशन जरूर कराएगी एक दफा ताकि सारे लोगों की राय सामने आ जाए। तो 81 वाले खर्चों की डिस्कशन अलग होने लगी है। अब सड़कों बनाने वाले को मैं बाद में बात करता हूं। तो ये जो 81 वाले हैं इनके बारे में कंक्लूजन है शैल बी डिस्कस्ड, इनको डिस्कस करो कहां पे, इन नेशनल असेंबली, हाउएवर वोटिंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड। अदर एक्सपेंसेस कौन से हैं? अदर एक्सपेंसेस सड़कें वगैरह बनाना, वो प्राइम प्रेसिडेंट की तनख्वाहें वगैरह नहीं, वो बात खत्म होगी। अदर एक्सपेंसेस इन सालाना बजट स्टेटमेंट शेल बी डिस्कस्ड नहीं, शेल बी सबमिटेड। ऊपर लिखा हुआ था शेल बी डिस्कस्ड और इधर लिखा हुआ है शेल बी सबमिटेड टू नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली के सामने रख दिए जाएंगे खर्चे सारे। फॉर रेजिंग ग्रांट, कि अब हमें आप चंदा दो। नेशनल असेंबली फिर चंदा देने का तरीका बताएगी कि लोगों पर टैक्स लगाओ, ये करो वो करो। चंदा तो मुराद नहीं है, मतलब पैसे दें। shall be submitted to National Assembly for raising grant. The Assembly may agree to demand. यहां पे फिर शायद उसने लिखा नहीं हुआ, वोटिंग ही करानी पड़ेगी, फिर ही पता चलेगा कि असेंबली एग्री कर रही है या नहीं कर रही। द असेंबली मे और मे नॉट एग्री टू द डिमांड। ये जो डिमांड आपने की है, जैसे आप लोग कहते हैं ना लोगों को तुम लोगों की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, तो डिमांड ये जो की है उन्होंने, उससे एग्री भी कर सकते हैं, उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, और इट में ऑल्सो रिड्यूस द डिमांड, और जितने पैसे डिमांड किए हैं उससे कम में भी। इनकी बुक नहीं है आपके पास? इनके पास है खोलने के लिए, पढ़ने के लिए। अच्छा, द डिमांड कैन ओनली बी मेड विद द सजेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। डिमांड किसकी मर्जी से की जाएगी? फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी से डिमांड की जाएगी, ओनली विद द सजेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये पॉइंट इससे लिंक्ड है। पॉइंट 2 में ये लिखा हुआ था, ये सड़कें वगैरह बनाने के खर्चे नेशनल असेंबली में पेश करेंगे ताकि ग्रांट ली जाए। असेंबली शायद माने शायद ना माने, मे और मे नॉट एग्री। चलें जी, अब क्या करना है, सारा याद कर लें यहां तक। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, यानी कि जितना हुकूमत के पास रेवेन्यू आ रहा है हमारे टैक्सेस से, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड एंड ऑल लोन्स रेज्ड बाय हुकूमत पाकिस्तान, और कोई भी पैसे जो इसको लोन की रीपेमेंट में वापस आए हैं, शेल बी क्रेडिटेड टू एफसीएफ। बस याद हो गया, और क्या है। ऑल अदर मनी जो कि फेडरल गवर्नमेंट को मिली है या सुप्रीम कोर्ट से डिपॉजिट हुई है, शेल बी क्रेडिटेड टू पीएफ। इस बास्केट का अलग नाम है क्या? पीएफ। अच्छा, कस्टडी ऑफ एफसीएफ एंड कस्टडी ऑफ पीएफ, और उसमें से पेमेंट्स और विड्रॉल्स वगैरह शेल बी रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट देखेगी, और अगर पार्लियामेंट कई दफा नहीं होती तो फिर इसके रूल्स बना देगा। कौन रूल्स बना देगा? प्रेसिडेंट। जज़ाकल्लाह। एनुअल बजट स्टेटमेंट हर साल फेडरल गवर्नमेंट ले बिफोर करेगी द नेशनल असेंबली अ स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस। This statement shall be called as annual budget statement. This statement shall be called as, so what is the definition of annual budget statement? It is a statement of अंदाजन receipts and expenses. आंखें खोल के क्लासें लें, खुदा के लिए आप लोगों को 2 दिन बाद बुलाया फिर भी आंखें खोल के क्लासें नहीं ले रहे। आगे एनुअल बजट स्टेटमेंट में अलग अलग बताया जाएगा। एनुअल बजट स्टेटमेंट में आर्टिकल 81 वाले खर्चे पूरे करने के लिए कितने पैसे चाहिए, और सड़कें बनाने के खर्चे पूरे करने के लिए कितने पैसे चाहिए। अमाउंट रिक्वायर्ड
कितने पैसे चाहिए खर्चे पूरे करने के लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एफसीएफ पे चार्ज किए हैं, वो ये वाले हैं। एंड अमाउंट्स रिक्वायर्ड, और कितने पैसे चाहिए टू मीट अदर खर्चे सजेस्टेड टू बी मेड फ्रॉम एफसीएफ। ये तो आसान है, ये मैंने आपको करा दिया सारा। जो खर्चे एफसीएफ की बास्केट पर चार्ज हुए हैं, यानी 81 वाले तनख्वाहें वगैरह, shall be discussed in National Assembly, however voting will not be required, and other expenses shall be submitted to National Assembly for raising a grant. Assembly may or may not agree to the demand. It may also reduce the, and the demand can only be made with the suggestion of फेडरल गवर्नमेंट। अब यार आपकी मर्जी है, इसको यहां से याद कर लें या इधर से याद कर लें। अगर आपको याद हो गया है तो ठीक है, वरना एफसीएफ, पीएफ, ये सारे एफसीएफ में पैसे जाते हैं, ये पीएफ में जाते हैं। अगर सारे एस्पेक्ट्स आपने कवर करने हैं तो यहां से याद कर सकते हैं, इनकी कस्टडी, इनकी पेमेंट्स, इनके विड्रॉल और ऑल कनेक्टेड मैटर्स। या मजलिस शुरा देखेगी या प्रेसिडेंट देखेगा। हर साल फेडरल गवर्नमेंट ले बिफोर करेगी रिसीट्स और एक्सपेंसेस की डिटेल, इसका नाम एनुअल बजट स्टेटमेंट होगा। एनुअल बजट स्टेटमेंट बताएगी कितने पैसे चाहिए आर्टिकल 81 वाले खर्चों के लिए और कितने अदर खर्चों के लिए चाहिए, और अलग अलग बताएगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। अब आप यहां से याद करेंगे या वहां से याद करेंगे, आपकी मर्जी है, दोनों से अलग अलग याद कर लेंगे। प्रोसीजर रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस स्टार्ट ऑन एफसीएफ शैल बी डिस्कस्ड, अ वोटिंग विल and other expenses shall be submitted to National Assembly for raising chanda. The government may or may not agree to chanda because government in itself a chanda. It may also reduce the chanda. The chanda can only be made with the mashwara of federal government. Now it's up to you. सारे aspects cover करने हैं तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं, लेकिन बस सारी चीजें कवर होनी चाहिए। Authentication of schedule of authorized expenditure, authentication of schedule of authorized expenditure। जब आप ले बिफोर कर दे नेशनल असेंबली के तो हमने पढ़ा उसमें डिस्कशन होगी, वोटिंग, ये सारा करने के बाद अब एंड पे प्राइम मिनिस्टर के साइन चाहिए हमें। बस ऑथेंटिकेशन होने लगी है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और बस ये स्टोरी यहां क्लोज होने लगी है जो हमने डिस्कशन सुबह की शुरू की हुई है। आगे कुछ और बातें हैं बिल्कुल नई, ये स्टोरी क्लोज कर दें। अब द प्राइम मिनिस्टर शेल साइन, अब प्राइम मिनिस्टर के साइन हो जाएंगे। आज शेड्यूल, ये बड़ा अजीब सी बात है, यहां आके इसका नाम शेड्यूल पड़ गया। इससे पहले इसका नाम एनुअल बजट स्टेटमेंट था, अब इसका नाम शेड्यूल पड़ गया। चलो मर्जी तुम्हारी। द प्राइम मिनिस्टर शेल साइन अ शेड्यूल, जिसमें वो बताएगा कितना चंदा नेशनल असेंबली ने दिया है सड़कें बनाने के लिए, क्योंकि उसके लिए बार बार चंदे का जिक्र हो रहा था ना, ग्रांट का। कितना चंदा नेशनल असेंबली ने दिया है एंड कितने पैसे चाहिए, ये वही वाली इंग्लिश है पहले वाली, और कितने पैसे चाहिए जो खर्चे चार्ज किए हैं ऑन एफसीएफ, ये 81 वाले, उसके लिए कितने पैसे चाहिए। इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशन्ड इन स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द, जो नेशनल असेंबली के सामने आपने स्टेटमेंट दी थी उससे ज्यादा तनख्वाहें नहीं लोगों की हो सकती हैं, उससे कम हो सकती हैं। तो इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशन्ड इन स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द नेशनल असेंबली। द पीएम शैल साइन, साइन हो गए। अब साइन होने के बाद एक दफा दोबारा नेशनल असेंबली में चले जाएं, लेकिन आप फॉर्मेलिटी के तौर पे जाएं बस। द ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल, ये ऑथेंटिकेट हुआ है यहां पे, अब इसका नाम पड़ गया ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल। द ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल शैल अगेन बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली, अगेन तो नहीं कहना चाहिए, शैल बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली। इसको नेशनल असेंबली के सामने दोबारा ले जाएं। अब डिस्कशन भी नहीं होनी क्योंकि वो साइन हो चुके हैं। नाउ देयर विल बी नो डिस्कशन एंड नो वोटिंग। बस बरकत के लिए ले जाएं, उनको तसल्ली हो जाए कि यार वही चीज़ साइन हुई है जिसको एग्री हुआ था। तो बस ये ऐसी बरकत के लिए फॉर्मेलिटी कह सकते हैं इसको, फॉर्मेलिटी के तौर पर दोबारा लेके जाना है नेशनल असेंबली में, प्राइम मिनिस्टर की साइन हुई चीज़। An expense from FCF shall be considered as authorized when above procedure is followed। ये कहता है FCF से तभी खर्चा पूरा समझा जाएगा जब ऊपर वाला प्रोसीजर हो जाए, और अगर ऊपर वाला प्रोसीजर नहीं हुआ, पीएम के साइन शाइन नहीं हुए और FCF से आप खर्चे निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो बाद में फिर उसमें हम एतराज कर देंगे कि अभी तो प्राइम मिनिस्टर के साइन नहीं हुए थे, आपने कैसे खर्चे निकाले।
तो एन एक्सपेंस फ्रॉम एफसीएफ शैल बी कंसीडर्ड ऑथराइज्ड व्हेन अबव। तो पहला स्टेप हमने क्या परफॉर्म किया था? पहला स्टेप हमने परफॉर्म किया था फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर। उसके बाद हमने कहा था डिस्कशन होनी है और चंदा लेना है, और इन द एंड अब हमने ये पढ़ा है ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर। द पीएम शैल साइन अ शेड्यूल। इसमें क्या क्या बताया होगा? ये आप ही की किताब में 2-3 सफ़े पहले है। इसमें क्या क्या बताया होगा? द चंदा मेड बाय द नेशनल असेंबली एंड कितने पैसे चाहिए खर्चे पूरे करने के लिए, चार्ज ऑन। इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशन्ड इन स्टेटमेंट। The authenticated schedule shall again be laid before the. It shall not be open for discussion or vote. An expense from FCF आंखें खोल के class shall be considered as authorized when above procedure is followed. सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट। सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट जी। पीएफ के खर्चों का यहां कोई जिक्र नहीं है हमारे सिलेबस में। सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट्स, अगर किसी साल किसी सर्विस के लिए पैसा कम पड़ जाए या न्यू सर्विस के लिए पैसा चाहिए तो क्या करें? वो तो सब अप्रूव भी हो चुका, प्राइम मिनिस्टर ने साइन भी कर दिया और नया खर्चा हो गया, अब जंग छिड़ गई है उसके लिए पैसा चाहिए, अब बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कहत आ गया है उसके लिए पैसा चाहिए, कोरोना आ गया है, लोग बीमार होने लगे हैं उसके लिए पैसा चाहिए। वो तो प्लान में था ही नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने उस पर साइन ही नहीं किया था, अब क्या करें? तो कहते हैं कोई नहीं, सप्लीमेंट्री ग्रांट मिल जाती है, एक्सेस ग्रांट भी मिल जाती है ज़रूरत पड़ने पर, कोई मसला नहीं। ये हेडिंग आएगी पेपर में, सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट। तो इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर ये पता चले डेट ऑथराइज्ड एक्सपेंस फॉर अ सर्विस इज ऑथराइज्ड एक्सपेंस, जितना खर्चा ऑथराइज किया गया था फॉर अ सर्विस, सर्विस कोई भी हो सकती है ना, सर्विस से मुराद हेल्थ की सर्विस हो सकती है, एजुकेशन सेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फॉर अ सर्विस, आर्मी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर इट इज फाउंड दैट ऑथराइज एक्सपेंस फॉर अ सर्विस, सर्विस के ऊपर लिख लें एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, कुछ भी, इज इनसफिशिएंट, खर्चा जो उनको दिया था वो क्या हो गया, कम पड़ गया, तो ठीक है अब्बू को फिर फोन लगा दें, अब्बू महीने से पहले ही पैसे खत्म हो गए, अब वो कहेंगे अपने दोस्त बदलो, तुम्हारे में ये मसला नहीं था, बहुत खर्च करवाने लग गया। इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर इट इज फाउंड दैट ऑथराइज्ड एक्सपेंस फॉर अ सर्विस इज इनसफिशिएंट और एक्सपेंस फॉर अ न्यू सर्विस इज रिक्वायर्ड व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन एनुअल बजट स्टेटमेंट, और अमाउंट स्पेंट ऑन सर्विस एक्सीड द अमाउंट, एक ही मतलब है, एक ही मतलब है, और क्या डिफरेंस तो नहीं लग रहा, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन एक ही है। ऑथराइज्ड एक्सपेंस इज इनसफिशिएंट, इसका भी मुझे यही मतलब लग रहा है, और अमाउंट स्पेंट जो खर्च कर दी है एक्सीड द अमाउंट जो ग्रांट की थी उससे ज्यादा पैसे खर्च हो गए, अब क्या करें? द फेडरल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम, तो किसको इजाजत है अब एफसीएफ को हाथ लगाने की? फेडरल गवर्नमेंट को। ये तो नहीं लिखा हुआ कि चीफ मिनिस्टर को इजाजत है कि वजीर आला की अप्रूवल ले लें काफी है, ये तो नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान आर्मी चीफ की इजाजत काफी है। मतलब ये कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस लेवल के लोग भी इजाजत नहीं दे सकते, इजाजत किससे लेनी पड़ेगी? जिसके पास इस वक्त हुकूमत है उसी से इजाजत लेनी पड़ेगी। द फेडरल गवर्नमेंट विल अलाउ फॉर दिस, फेडरल गवर्नमेंट भी ऐसी इजाजत नहीं देगी, ये जाके देगी दोबारा नेशनल असेंबली के सामने, क्या देगी? रेड कलर का अंडा, सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट। तो फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत भी कंडीशनल है, वो नेशनल असेंबली के सामने दोबारा जाके बजट बना के पेश करे, फिर जो है वो आपको इजाजत मिल जाएगी, कोई मसला नहीं। अच्छा, कई दफा ऐसे होता है कि प्राइम मिनिस्टर के साइन जो है ना वो पेंडिंग हो जाते हैं। मैं भी एक अजीब सी मिसाल दूं, प्राइम मिनिस्टर ही बेहोश हो गया, कॉमे में चला गया, 2 महीने से हॉस्पिटल के अंदर है, अभी तक डॉक्टरों ने जवाब नहीं दिया, उम्मीद भी है, अब क्या करें?
तो लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर तो ना बदलें, ये इंशाल्लाह सही होके आ जाएगा। अब साइन कौन करे, उधर से मसले पड़े हुए हैं, सारे खर्चे रुके हुए हैं। तो द नेशनल असेंबली, फिर जो नेशनल असेंबली में लोग बैठे होंगे फिर वही करेंगे कुछ। द नेशनल असेंबली में बंदे तो बैठे हुए हैं, सारे MNAs वगैरह सारे बैठे हुए हैं। तो द नेशनल असेंबली कैन मेक चंदा, नेशनल असेंबली चंदा दे देगी फॉर एस्टिमेटेड खर्चे फॉर अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर नॉट मोर देन 4 months। 4 महीने से ज्यादा की अप्रूवल नहीं देगी, इंशाल्लाह उतने अरसे में वो भी सही हो जाएगा। इफ ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल इज पेंडिंग। क्यों पेंडिंग है इसकी वजह मैंने लिखी है, शायद PM पाकिस्तान में नहीं, ठीक है। तो PM अगर पाकिस्तान में नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। किसको पावर है, और नेशनल असेंबली में फिर वोटिंग होगी, वोट्स ऑन अकाउंट, यानी ये ऐसा मौका है जिसपे वोटिंग की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि PM ही नहीं है। तो द नेशनल असेंबली कैन मेक अ चंदा, बोले कौन चंदा देगा, नेशनल असेंबली कैन मेक अ चंदा फॉर खर्चे, लेकिन फॉर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर नॉट मोर देन 4 months, 1/3 year, if authentication of schedule is pending। अच्छा, किसी ने कहा ऐसा भी तो हो सकता है नेशनल असेंबली ही ना हो। मिसाल के तौर पे जैसे कभी ऐसे होता है कि ICAP हुकूमत पे कब्जा कर लेता है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत पे कब्जा कर लेता है, या फौज हुकूमत, ये वाला हो जाता है, क्या कहते हैं आप उसको, मार्शल लॉ लग गया, ICAP ने यानी हुकूमत पे कब्जा कर लिया। इस तरह नहीं होता, फौज करती है हुकूमत पे कब्जा। तो फर्ज करें फौज ने हुकूमत पे कब्जा कर लिया, मार्शल लॉ लग गया, अब नेशनल असेंबली नहीं है, फिर क्या करें, फिर किसे साइन कराएं। इफ नेशनल असेंबली इज, पहले तो शायद PM नहीं था, अब PM का बाप यानी नेशनल असेंबली भी नहीं है। इफ नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, फिर क्या करें, द फेडरल गवर्नमेंट, उधर लिखा हुआ था द नेशनल असेंबली, इधर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ था नेशनल असेंबली कैन, इसमें लिखा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट में कैन, बस खैर उससे क्या फर्क पड़ता है। इससे फेडरल गवर्नमेंट फिर यही मुराद होगा ना, अंडरलाइन करें अब, जिसके हाथ में गवर्नमेंट होगी, अंडरलाइन करें जिसके हाथ में गवर्नमेंट होगी। हो सकता है वो हॉकी बोर्ड के हाथ में आ जाए, कल कलां को तो पता नहीं हालात पता, स्टूडेंट फेडरेशन के हाथ में आ जाए हुकूमत, स्टूडेंट्स ने हुकूमत गिरा दी। द फेडरल गवर्नमेंट में, फिर जिसके हाथ में हुकूमत होगी, द फेडरल गवर्नमेंट में ऑथोराइज एक्सपेंसेस फ्रॉम द FCF, क्योंकि नेशनल असेंबली ही नहीं है, ये ही बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, ही नहीं लग रहा, नेशनल असेंबली ही नहीं है, उर्दू में ही की जान लेना इसे कहते हैं। इफ नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, द फेडरल गवर्नमेंट में ऑथराइज एक्सपेंसेस फ्रॉम FCF फॉर एस्टिमेटेड खर्चे फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 4 months in a financial year if the authentication of schedule is pending। ये लाइन ऊपर से ही उठाई है इसने, if the authentication of schedule is pending। क्यों पेंडिंग है, नेशनल असेंबली नहीं है, ना रहेगा ना बजेगी, सुकरात से मुलाकात हुई है आपकी कभी जिंदगी में? अच्छा, सेक्रेटेरिएट्स ऑफ मजलिस शूरा, शूरा या शोरबा, रिस्पेक्ट दें, सेक्रेटेरिएट्स ऑफ मजलिस शूरा, मजलिस शूरा में कौन कौन होता है? मैंने आपको सुबह सुबह बताया था, जब कुछ बच्चे सुबह सुबह तैयार होकर हाइब्रिड में आखिरी क्लास में बातें करने आ रहे थे, कि मैंने सुबह सुबह आपको बताया था कि पार्लियामेंट में 2 लोग होते हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली। पार्लियामेंट में 2 होते हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली। बस आपके सब्र का इम्तिहान खत्म हो रहा है, आगे हम अब कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह इधर उधर की चीजें डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, सेक्रेटेरिएट्स ऑफ, इसलिए आपको साथ साथ याद भी करवाया है, बड़ा इजी सा चैप्टर है। सेक्रेटेरिएट्स ऑफ मजलिस शूरा, बस आपने जाते ही इसको याद करना है, 2-3 दफा करेंगे इंशाल्लाह, आज ही फारग हो जाएगा। ये 2 सफ़े आपको ऐसे महसूस होगे जैसे आपने जो है वो आपको किसी ने गुड़ती में डाल के खजूर के साथ खिलाए थे, इस तरह फील होगा आपको, ज्यादा हो गई है। सेक्रेटेरिएट्स ऑफ मजलिस, ये मैं अपने आप से कह रहा था, सॉरी आप लोगों ने नहीं सुन लिया, झूठ बोल रहे हैं। ईच हाउस शैल हैव अ सेपरेट दफ्तर, हर घर का क्या होगा, सेपरेट दफ्तर। ये 1-2 बच्चे संजीदा लग रहे हैं, जरा साथ वाले को सारे मुस्कुरा के देखें, स्माइल थेरेपी होती है ये, साथ वाले को जरा मुस्कुरा के देखें, इससे फर्क पड़ता है। भाई प्लीज हाइब्रिड में साथ वाले को मुस्कुरा के देखें,
अब इसको चिन से पकड़ के हंसाएं जैसे बच्चों को हंसाते हैं, जल्दी करें, थोड़ा सा जरा जिंदगी में थोड़ा लाए ना, उसको चिन से पकड़ें, चिन से पकड़ें भाई, हंसाएं। आप उसे बोले चोनू मोनू हंसो। भाई आप क्यों नहीं इन्वॉल्व होते हैं हमारी एक्टिविटीज में, खड़े हो जो आप सिर्फ पढ़ने के लिए आते हो इधर, हद होगी, ये जीप जैसे शरीफ लोग आ रहे हैं दुनिया में, उसको हंसाओ पकड़ के। अच्छा पढ़ें जी, ठीक है, कितने लोग सक्सेसफुल हो गए अगले को हंसाने में, जरा हाथ खड़ा करें हाइब्रिड में। ओके दैट्स नाइस, लेकिन आप लोग खुद नहीं हंसे। ओके, ईच हाउस शैल हैव अ सेपरेट दफ्तर। सेनेट का दफ्तर अलग होगा, नेशनल असेंबली का दफ्तर अलग होगा, सेक्रेटेरिएट्स दफ्तर। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि एक ही बंदे को दोनों जगह नौकरी दे दी जाए, सुबह सेनेट में जाके जूते पॉलिश करे, दोपहर को आके नेशनल असेंबली में जूते पॉलिश करे। या कोई इंजीनियर है जो कि दोनों का सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चला रहा है, तो इट इज पॉसिबल कि एक बंदे को दोनों जगह नौकरी मिल सकती है। हाउएवर नौकरियां कॉमन टू बोथ हाउसेस कैन बी अवॉर्डेड, इट इज पॉसिबल। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, इस तरह की कोई भी मिसाल आप लिख सकते हैं। तो अच्छा, वैसे इनको हेड कौन कर रहा होता है दोनों घरों को, सेनेट और नेशनल असेंबली को? ये तो आपको बता दिया था ना पिछले सफे पे। सेनेट को देख रहा होता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, और नेशनल असेंबली को देख रहा होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। यार ये ना ऐसे ही अजीब सी आसान सी बातें। सेक्रेटेरिएट हदीस के उनके दफातर कैसे चलेंगे इन दोनों के? मजलिस शूरा में रेगुलेट द हायरिंग ऑफ पर्संस, मजलिस शूरा ने अपने जो नौकर वगैरह रखने में वो खुद ही रख लिया करेगी। अपॉइंटेड टू सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ बोथ हाउसेस, फिर वो दोनों हाउसेस का सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा। सफेद वर्दी वर्दी पहन के जो लोग कई दफा फिर रहे होते हैं वेटर टाइप, ये लोग मजलिस शूरा खुद ही रखेगी बस। अच्छा, स्पीकर और चेयरमैन, स्पीकर किस केस में? नेशनल असेंबली के केस में, और चेयरमैन किस केस में? सेनेट। द स्पीकर और चेयरमैन मे विद द इजाजत ऑफ प्रेसिडेंट की इजाजत से मेक रूल्स रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ, वही अंग्रेजी दोबारा है लेकिन मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। पहले है मजलिस शूरा खुद करे, और अगर नहीं करती तो फिर स्पीकर या चेयरमैन कर ले। असल में मजलिस शूरा में भी यही लोग होते हैं, पीछे और कौन होता है? नौकरियां कौन देगा लोगों को? तो मजलिस शूरा दे दे, नहीं तो फिर स्पीकर या चेयरमैन दे दे। आगे तकरीबन अंग्रेजी वही है, देख लें बस। इधर एक लफ्ज़ ऐड है, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। दोनों के खर्चे जैसे बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह, अब बंदे रखना तो जरूरी नहीं, उनको तनख्वाहें देना भी तो जरूरी है। तो द खर्चे ऑफ नेशनल असेंबली एंड द खर्चे ऑफ सेनेट शेल बी कंट्रोल्ड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट। द खर्चे ऑफ कॉलेज शेल बी कंट्रोल्ड बाय कॉलेज, द खर्चे ऑफ आईकैप शेल बी कंट्रोल्ड बाय आईकैप। ये बताना था तुमने हमें, चपेड़। द खर्चे ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट, हम बड़े आगे हैरान हुए, आप आगे कहने लगे शेल बी कंट्रोल्ड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट एक्टिंग ऑन द मशवरा ऑफ। ये किस बला का नाम है? कहते हैं दिस बला इंक्लूड स्पीकर और चेयरमैन। फाइनेंस कमेटी में स्पीकर और चेयरमैन होंगे। आज आके वही खोती बोर्ड, तो आज आके वही इन्हीं दोनों की बात हो रही है ना। ठीक है, थोड़ा पंजाबियों के साथ रहें तो ये मुहावरे भी आ जाएंगे, बाकी पश्तो वालों के साथ हमने भी सीखने हैं, उन्होंने अभी तक सिखाया नहीं कोई। एक बच्चा क्लास के बाद आके नहीं कहता कि हमारे यहाँ इसकी जगह ये मुहावरा बोला जाता है। द फाइनेंस कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ स्पीकर और चेयरमैन, द मिनिस्टर ऑफ, आधे स्टूडेंट्स तो पठान बैठे हुए हैं ना, उनको तो समझ आएगी ना, पंजाबियों को ना आए तो। द फाइनेंस कमेटी, बहस ना बढ़ाओ। द फाइनेंस कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ स्पीकर और चेयरमैन, द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर का आपने मुझे बताना है कौन है। द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट। ठीक है, बड़ी उम्र वाले का नाम ना लेकिन उसका साहब बोला करें। एंड अदर मेंबर्स इलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट। असूली तौर पे स्पीकर और चेयरमैन ही इनको तनख्वाहें देंगे, लेकिन अगर ना हो तो फिर ये लोग और अदर लोग, अगर कोई नेशनल असेंबली कह दे तो फिर वो लोग इनको तनख्वाहें देंगे। द फाइनेंस कमेटी में मेक रूल्स
फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। अपना प्रोसीजर बनाने के लिए कोई भी रूल्स बना ले, इसे कोई पूछने वाला नहीं। ओके, खैर है, छोड़ो। चैप्टर 11 काटें। ये क्वेश्चन 3 किस पेज पे है? हाँ जी, 260, 260 बाट, एक 8 बोल रहे हैं। H2O ब्रेक लें, salt with NaCl and a drop of lemon as well, along with some natural sugar, not artificial white sugar. You use honey or you use sugar? पानी मिल जाएगा थोड़ा, लेकिन काम की चीजें कभी ना खाया करें, ना कभी शहद इस्तेमाल किया करें, ना कभी फल खाया करें। ये दुनिया जहान का जो बतबला मिलता है ना बरकत मार्केट से, इसको खा लिया करें। अच्छा जी, खाला बशीरा का बेटा नहीं था कामरान, उसको ये गिफ्ट मिले हैं और आगे उनकी फेयर वैल्यूज दी हुई हैं। ज्वेलरी उसके दोस्त ने उसको दी है, कितने की? 2.5 लाख की। फ्रेंड से जो गिफ्ट मिला, माय डियर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है हाइब्रिड वाला, मैं क्या कहूं आप लोगों को। उसे फ्रेंड से गिफ्ट मिला, क्या ये चीजी है या पैसे हैं? चीजी है। तो फ्रेंड, हमने कहा था अगर किसी से चीजी गिफ्ट मिले तो वो अदर सोर्स में तब जाएगी जब वो रिश्तेदार ना हो। तो फ्रेंड हमारा रिश्तेदार नहीं है, इसलिए ये अदर सोर्स में चले जाएगा। गिफ्ट फ्रॉम आपा, आपी से गिफ्ट मिला जी, बहन से गिफ्ट मिला, तो ये गिफ्ट रिलेटिव से मिला या नॉट रिलेटिव से मिला? फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सो व्हाट इज माय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? 250। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ना चीज की फेयर वैल्यू लेके जाते हैं जी, कहते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ना चीज की क्या लेके जाते हैं? फेयर वैल्यू। मिस्टर कामरान रिसीव फॉलोइंग गिफ्ट्स ऑन यकम सितंबर 2010। लिखें फेयर वैल्यू ऑन यकम सितंबर 10। इनकी फेयर वैल्यू है यकम सितंबर 10 की। अच्छा, अब मैं बात करने लगा हूं उसकी, अल्लाह आपका भला करे, इनको बेचने की।
अब ये कैपिटल गेन के एंगल से एक वर्किंग होने लगी है। मैंने 31 मार्च 11 को 2,90,000 का दोनों को बेच दिया रिस्पेक्टिवली, यानी फिर पहले ज्वेलरी बेची होगी ना। तो फ्रेंड ने अपने लिए ज्वेलरी कितने की ली थी? कॉस्ट टू एक्वायरर, जिसने अपने लिए खरीदा था उसने कितने के लिए खरीदा था? कॉस्ट टू एक्वायरर, या एक गलत लफ्ज बोलने लगा हूं, गिफ्टर, गिफ्ट देने वाला। तो जिसने मुझे गिफ्ट दिया उसके हाथ में क्या कॉस्ट थी? 2 लाख। बट फेयर वैल्यू व्हेन वी एज अ कामरान रिसीव्ड इट 250। एंड मैं नोट करने को तो कह नहीं रहा, लेड पेंसिल चल रही है, इसको रुकवाएं। सोल्ड बाय अस, हमने कितने का बेचा? कॉस्ट टू सिस्टर, फेयर वैल्यू व्हेन वी रिसीव्ड, सोल्ड बाय अस फॉर। अच्छा, ये जो 3 फिगर्स है ना, इनसे खेलना है कैपिटल गेन निकालते हुए। अदर सोर्स निकालते हुए सिर्फ आपने क्या देखनी होती है? फेयर वैल्यू। उसमें कोई कॉस्ट ये वो चक्कर नहीं है कि जिस दिन हमें मिला उस दिन की बस फेयर वैल्यू देखनी होती है। तो लेकिन ये वाला सारा डेटा कब देखना है? जब, अब इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं कि ज्वेलरी और पेंटिंग का बेचना कैपिटल गेन के चैप्टर में आता है, और कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। और इस पे भी कोई दूसरी राय नहीं कि पहले की कंसिडरेशन 290 है और दूसरे की 310 है। फड्डा सारा आज आके जो टेस्टों में भी, 2 टेस्टों में भी आया है, आपसे अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, फड्डा सारा जाके आता है कॉस्ट पे। अब मैंने आपको आज तक कहा हुआ था कि ये वाली कॉस्ट लेनी होती है। कितने लोगों को याद है ये बात? मैंने आपको कहा था ये हिस्टोरिकल कॉस्ट लेनी होती है कि उसने अपने लिए कितने का खरीदा था। मैं अपनी बात पर उसी तरह कायम हूं कि उसी की कॉस्ट लेनी होती है। जैसे कि आप देखें कि मैं इस केस के अंदर जो है वो फ्रेंड, ये सिस्टर वाले केस में 300 लेने लगा हूं, सॉरी वो 285 लेने लगा हूं। डन, ये वाला, और यही लेनी होती है। लेकिन माय डियर, जब कभी फ्रेंड से आपको या अदर देन रिलेटिव से आपको गिफ्ट मिले तो ऑलरेडी ये 250 इनकम में जा चुका है। तो अब लोग कहते हैं इधर तो इनकम में कुछ गया नहीं था, इधर इनकम में कुछ, तो ऐसे ही वो कहते हैं यार चलो 250 तक तो आपने टैक्स दे ही दिया है, अब 210 और 250 का 210 और 290 का डिफरेंस लोगे तो एक हैवी फिगर निकल आएगी। तो बेचारे को रिलैक्स कर दो, 250 और 290 का डिफरेंस ले लो ताकि इसका टैक्स कम हो, क्योंकि पहले भी इसने टैक्स दे दिया है। सिस्टर वाले केस में तो इसने टैक्स दिया ही नहीं हुआ पहले कोई। तो इसलिए लोगों की राय है कि मोहतरम, इस सिनेरियो के अंदर जो हमारा दूसरा वाला सिनेरियो है, ए पे तो कोई इख्तलाफ नहीं, ये ए है, ये ए है। जब नॉन रिलेटिव से आए तब इसको ले लो कॉस्ट, जब रिलेटिव से आए तब, अब वो ज्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगा हो सस्ता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको रूल बताया। अच्छा जी, आप बेस्ड ऑन दिस रूल में 290 में से क्या माइनस करूं? 250। नाउ दैट इज 40 एंड 25, वट एवर द टोटल में बी। अच्छा, ये गिफ्ट किससे मिला था? ये गिफ्ट किससे मिला? सिस्टर से। अगर हमें इनहेरिटेंस हुई होती, इनहेरिटेंस एज्यूम करें हमें इनहेरिटेंस हुई होती। इनहेरिटेंस होता है अब्बू के मरने पे, अम्मी के मरने पे कोई चीज मिली, और अब्बू ने खरीदी हुई थी 100 रुपए की, जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन मुझे जब मिली इतने की थी,
और मैंने आगे उसको बेच दिया इतने का, तो इधर अल्लाह का शुक्र है अपनी पुरानी बात पे कायम रहिएगा, क्योंकि आपकी इनकम में उनके मरने पे कुछ नहीं गया, तो इधर अल्लाह का शुक्र है पुरानी बात पे कायम रहिएगा, ये और ये ही कर लें। तो आज तक मैंने आपको ये रूल सिखाया हुआ था क्योंकि मैंने आपको समझाया ही ये था, और आज मैं आपको एक एडिशनल बात बता रहा हूं जो हमारी नॉर्मल से हटकी है, लेकिन माजरत ये चीज मैंने 2 दफा टेस्टों में डिस्कस की है, लेकिन टेस्ट के सॉल्यूशन आपसे डिस्कस नहीं हुआ, वो भी मैं करने लगा हूं। तो ये चीज 2 दफा टेस्टों में डिस्कस की है। अब 3 सिनेरियोज हैं। नंबर 1, किसी से चीज इनहेरिटेंस में मिले तो रूल यही है हमारा, किसी जानने वाले से चीज, रिश्तेदार से चीज गिफ्ट में मिले और मैं बेच दूं तो भी रूल यही है। लेकिन अगर किसी अनजान से गिफ्ट मिले तो क्योंकि ऑलरेडी उसकी फेयर वैल्यू अदर सोर्स में जा चुकी है, तो बेहतर यह है कि फिर कंसिडरेशन पकड़ के यहां पे क्या ले लें, फेयर वैल्यू, इंस्टेड ऑफ के हिस्टोरिकल कॉस्ट लें। तो हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट ही लेनी है, सिवाय इस सिनेरियो के। इसमें आपने क्या ले लेना है, ये सारा डेटा मैंने क्या किया, एज्यूम किया, क्योंकि ये हमारे सवाल में नहीं था। अब आप हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं, जो मर्जी करना है करें, इट्स अप टू यू। लेकिन अदर सोर्स में सिर्फ क्या लेनी है, फेयर वैल्यू। और 3 फिगर से कहां खेलना है, वर्किंग मैंने किसके लिए खोली है माय डियर, सिर्फ वर्किंग मैंने किसके लिए खोली है, वर्किंग मैंने किसके लिए खोली है, सिर्फ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के लिए। हरी अप, हरी अप। अब इसका मैं आपसे टेस्ट लेने लगा हूं, एक सवाल सामने रख के कि आपको चीज समझ आई है या नहीं। आई मिस यू पीपल अ लॉट, स्पेशली सैटरडे पे जो इस टाइम कैफियत हो रही थी आप लोगों की, बिल्कुल जब क्लास का टाइम चल रहा था उस वक्त, तो जी वैसे दिल जो है ना बाहर आने वाला था कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। उसी नुकसान में चैप्टर 16 याद नहीं किया। ऑनलाइन वालों यार, वो कोई क्लास नहीं मिस हुई, वैसे ही बस इनसे मैं बातें कर रहा था। इनको सैटरडे वाला फ्राइडे को या उससे पहले ही पढ़ा दिया था। ओके मेरे ख्याल से 3 बातें याद करने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग, बस एक बात रखें, हिस्टोरिकल कॉस्ट ही लेते हैं सिवाय इसके कि जब अदर देन रिलेटिव गिफ्ट मिला और उसको बेच दें, तो फिर इसको फेयर वैल्यू ले लें। इसका सॉल्यूशन तो शायद दिया होगा नीचे। कैलकुलेशन एरर हुई है, 310 माइनस 285, ये 65 है।
ओके, सेकेंड लास्ट रो हाइब्रिड में दरवाजे के पास से थोड़ी और बातें कर लें। अच्छा जी, कौन सा चैप्टर चल रहा? 11। आपको टेस्ट में सवाल आया था, इस टेस्ट से पिछले टेस्ट में ये अब आपके पास सवाल बिल्कुल किताब में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको कई दफ़ा बताया हुआ है, लेटेस्ट 2 अटेम्प्ट्स हमने किताब में डाली हुई हैं, बिल्कुल किताब के एंड में मौजूद हैं। ये आप नहीं कह सकते कि ये सवाल मेरी किताब में नहीं है, बिल्कुल किताब के एंड पे ये मौजूद है। साथ वाले को ज़रा जल्दी ढूंढ दें। इन 2021 माय डियर, हमारा साल कौन सा है? 2024। सुल्ताना रिसीव 2000 शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी। भाई लिस्टेड इन यूएसए का क्या मतलब है कि ये कंपनी जो है वो पब्लिक है या प्राइवेट है? प्राइवेट है। लिस्टेड इन पाकिस्तान होगी तो पब्लिक बनेगी, लिस्टेड इन यूके से तो पब्लिक नहीं बन जाएगी। सुल्ताना रिसीव 2000 शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी। भाई नहीं मिलना आप किसी को, प्लीज अब ना उसको हेल्प करें, ये लास्ट 2 अटेम्प्ट्स हैं, किसी को नहीं मिलनी, ये वो अपनी अटेम्प्ट ही ढूंढेगा मार्च में जाके बस। इन सुल्ताना रिसीव 2000 शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का दूसरा सफा है। क्वेश्चन 1 का दूसरा सफा है सितंबर 2024 के अटेम्प्ट का। मार्च पता नहीं मेरे पास, अच्छा ठीक है, मार्च है, वो सवाल में लिखा हुआ था मार्च 2024। 9 मार्च को लोगों के साथ कुछ हुआ था, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ था। 9 मार्च को सुबह 9 बजे उनके साथ ये होना शुरू हुआ था। 9 मार्च को सुल्ताना रिसीव्ड, भाई आज तो स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी थी, जाएं आया ही ना करें। सुल्ताना रिसीव्ड 2000 शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी लकी इनकॉर्पोरेशन लिस्टेड इन यूएसए फ्रॉम हर फ्रेंड जमीला एज अ गिफ्ट। सुल्ताना जमीला नाम ही एक जैसे रखे हैं। जमीला बाजी ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ? ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 2021 ਚ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਲਏ ਸੀ? ਮੈਂ 2018 ਚ ਲਏ ਸੀ। ਫॉर पीकेआर कॉस्ट टू एक्वायरर, ओरिजिनल एक्वायरर, कॉस्ट टू ओरिजिनल एक्वायरर 45 आई वर्किंग इन यूए। हमें क्या तू यूएसए में वर्क करे, जहां मर्जी वर्क करे, बस तूने खरीदे थे, हद होगी, ज्यादा अपने बारे में ना बताया कर। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू सुल्ताना। 3 साल बाद जब सुल्ताना को ये मिली तो मोहब्बत में 2000 शेयर पर्स से निकाल के दे दिए। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे दोस्त हैं यार, क्या पता आपका दोस्त 4 साल गाड़ी की चाबी निकाल के दे दे आपको, एक गाड़ी खुद ही ले लो। अच्छा, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर एट दैट, ये जैसे दोस्त हो तो जमीला जैसे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है भाई। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर एट द टाइम, साथ वाले को देखें, फील्स लाइक जमीला और नॉट फील्स लाइक जमीला। कभी भी गिफ्ट मिलेगा 2000 शेयर्स का। अच्छा, द फेयर मार्केट, उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए वैसे। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वाज, ये फेयर वैल्यू व्हेन वी रिसीव्ड 120 ऑन 1 जनवरी 24, हमारे साल, सुल्ताना ने ये बेच दिए कितने के? सोल्ड फॉर 200। अब मुझे बताएं, स्काई ब्लू से तो इसको हाईलाइट करना है, ये तो मेरा ए है, फड्डा किसका है? बी का। अब बताएं क्या ये पहले वाला सिनेरियो है गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव, या दूसरे वाला सिनेरियो है गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, या तीसरे वाला सिनेरियो है इनहेरिटेंस? अब मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट लूं या मैं फेयर वैल्यू लूं? और ये ना कहिएगा अदर सोर्स में कुछ ऐड होने, अदर सोर्स में बिल्कुल ऐड हुआ होगा, लेकिन अदर सोर्स में 2000 शेयर्स ज़रब
120 ऐड हो गया होगा 2021 में। तो दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करें। टैक्स ईयर 2021 का पहले सॉल्व करें, फिर सॉल्व करें टैक्स ईयर 2024 का। टैक्स ईयर 2021 में अदर सोर्स में क्या गया होगा? सिर्फ फेयर वैल्यू। व्हाट इज क्वांटिटी? 2000। फेयर वैल्यू 240। और 2024 में किस में जाएगा? नॉर्मल रिजीम में, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं। कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज अ प्राइवेट कंपनी। कंसिडरेशन 200। कॉस्ट, यही तो लड़ाई की है आज के। कॉस्ट क्या है? 1। हिस्टोरिकल कॉस्ट को मत देखो। ज़रब 2000 शेयर्स 160 विल गो टू इनकम फ्रॉम इन 2024। चलें जी, नोट कर लें। 2021 में 2,40,000 जाएगा इनकम में, और 2024 में 1,60,000 जाएगा इनकम में, और नॉर्मल रिजीम में। अब एक और टेस्ट में भी ये डिस्कस हुआ था, लेकिन वो छोड़ें, बस टर्म टेस्ट था, वो फिर खुद ही कर लीजिएगा। लेकिन आज के बाद जरा आया करे ये पॉइंट, तो मुझे बता दीजिएगा, इसको रिवाइज कर लिया करेंगे। ओके, बहुत पुराना मसला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हल हुआ। माजरत सारी देर मेरी ही तरफ से थी, वरना आप तो माशाल्लाह सुबह सुबह सर्दियों में भी नहा धो के तैयार होके तशरीफ़ ले आते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं चलो, पानी नहीं है तो पानी रात को भर के रख लिया करो ना, जिस टाइम आ रहा होता है। बाल्टी नहीं है, पेटी इशू। बाल्टी एक दिन दोपहर के खाने की कुर्बानी, तो बाल्टी तैयार। नहीं, 700-800 की आती है यार। अच्छा अच्छा माय डियर, क्या कहते हैं, ऑब्वियसली 2021 को काट दें, क्योंकि इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन। क्योंकि हो सकता है आप कहें कि इस 2,40,000 को आप कहाँ लेके जाना है, तो इस 2,40,000 को कहीं नहीं लेके जाना। अगर आप कहेंगे इसको कहाँ लेके जाना, तो फिर मैं ही आपको कहीं छोड़ाऊंगा तो इस 2,40,000 को कहीं नहीं लेके जाना। ओके, अच्छा जी माय डियर, अब चैप्टर 15 निकाल लें, मेरा और आपका मनपसंद चैप्टर माशाल्लाह। इसमें ऐसा करते हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट मैंने आपको थोड़ा जान मारें, हिम्मत करें, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो साथ वाले का सर खाएं। आई होप कि आपने उसका सर खा लिया होगा। अगर कुछ बचा है तो फिर आप मेरी तरफ अटेंटिव हो जाएं, और एक एडजस्टमेंट मुझे डिस्कस कर लेने दें, फिर मैं आप लोगों के सवाल लेने शुरू करता हूं। गिफ्टेड शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी टू हिज ब्रदर। उसने अपने भाई को पे 368, उसने अपने भाई को शेयर्स गिफ्ट किए हैं। शेयर्स खरीदे थे 2002 में 1 लाख के। ऑब्वियसली फिर 11 लाख में 1 लाख के वो वाले शेयर्स पड़े हुए हैं, उसे गिफ्ट कर दिए, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू थी 1.5 लाख। जी, किसको गिफ्ट किए हैं? बदर। किसने? जाहिद ने। अच्छा भाई, ये तो वेल्थ स्टेटमेंट है। वेल्थ स्टेटमेंट में तो मैं इसकी डिस्कशन कर लेता हूं, लेकिन एक मजे की बात आज आपको बताने लगा हूं कि गिफ्ट देने वाले की टैक्सेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। गिफ्ट देने वाले की, ये जो अभी सुल्ताना थी उसको गिफ्ट मिल रहा था। पिछले सवाल में कामरान को सिस्टर और फ्रेंड से गिफ्ट मिल रहा था। गिफ्ट देने वाले की भी एक टैक्सेशन है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इनहेरिटेंस से मिलने वाली चीज की टैक्सेशन हमारे सिलेबस में है, लेकिन इनहेरिट जो मरने वाला है उसकी भी एक कैलकुलेशन होती है, वो वर्सा जमा कराते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए
अगर इसको न्यूमेरिकल में कैसे लेके जाना है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये न्यूमेरिकल तो है ही नहीं। न्यूमेरिकल तो वो होता है जिसमें बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स होकर टोटल इनकम निकल के टैक्स निकले। ये तो वेल्थ स्टेटमेंट का सवाल है, तो इसको सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट के एंगल से देखना है, गिफ्ट का देना, ना कि किसी और एंगल से। उसकी जायदाद में क्या फर्क पड़ा, वेल्थ स्टेटमेंट ये होती है, उसकी जायदाद में क्या फर्क पड़ा। तो वेरी सिंपल, वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हुए हम फर्जी फिगर्स को कभी भी नहीं लेते। फेयर वैल्यू ये है, फेयर वैल्यू ये है। हत्ता के वेल्थ स्टेटमेंट के सवाल में अगर आपको मजे की बात बताऊं, आपने घर किराए पे दिया, उसका किराया 1000 है लेकिन बाजार में किराया 1200 है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आप 1200 लेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट सॉल्व करते हुए 1000 लेंगे, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट फर्जी फिगर्स पे बेस नहीं करती। मैंने एक लाइन इस मिलती जुलती लिखवाई थी, पड़ी हुई ज्वेलरी महंगी हो गई, पड़ा हुआ सोना महंगा हो गया, पड़े हुए शेयर महंगे हो गए। इसी तरह चीजों की फेयर वैल्यू बिला वजह दे रहा है। वेल्थ स्टेटमेंट में एक्चुअल डेटे को देखना होता है, फर्जी फिगर्स को नहीं देखना होता। तो एक मिसाल मैंने आपको दी है वेल्थ स्टेटमेंट के एतबार से, वो भी अभी लिखवा देता हूं कहीं। लेकिन फिलहाल इसकी तरफ आए। मैंने दोस्त को क्या दे दिया, 1 लाख वाले शेयर गिफ्ट में दे दिए। अगर मैं ना देता तो बाजार में कितने के बेचता, इस बात को छोड़े, बाजार में कितने के बेचता, बस सिंपल बात है। मेरे पास से शेयर्स चले गए, शेयर्स क्रेडिट 1 लाख रुपया, और मुझे कैश नहीं आया, और लॉस डेबिट। तो ये मुझे लॉस आ गया अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपए का शेयर्स गिफ्ट करने के ऊपर। तो ये एंट्री होगी। कैश आया 0 रुपीज, कितने के बेचे उसको, तोहफे में दिए, कितने पैसे आए 0, कितने वाली चीज, व्हाट इज नुकसान। तो मेरे ख्याल से शायद आपने देखा हो कि इसको एक्सपेंसेस में हमने शो किया हुआ था, बल्कि एक्सपेंसेस की जगह वेल्थ स्टेटमेंट में वहां हम लफ्ज यूज करें आउटफ्लोज का। कितने लोगों ने इसको आउटफ्लो में देखा है सोल्यूशन में, जरा हाथ खड़ा करें। ओके, तो इसको इनफ्लोज और आउटफ्लोज वाली जगह पे डालना था। नोट कर लिया, लॉस डेबिट एंड शेयर्स क्रेडिट। और लॉस को कहां डाल दें, वेल्थ स्टेटमेंट में या वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में, वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में इनकम एक्सपेंसेस डालते हैं हम। अच्छा, न्यूमेरिकल के लिए एग्रीकल्चर इनकम माफ है, बट वेल्थ स्टेटमेंट के लिए माफ नहीं है। आपकी वेल्थ इंक्रीज कर रही है, आप नॉर्मल एंट्री करें, कैश डेबिट, और इनकम को रिकॉर्ड करें। इस इनकम को माफ नहीं करना, इनकम्स में जाके शो करें इसको। ये न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं हो रहा, ये क्या बन रही है, वेल्थ स्टेटमेंट होती है घर की जनरल एंट्रीज। तो घर में इसके पैसे आ गए, अल्लाह का शुक्र है, जनरल एंट्रीज करें। पहले दिन मैंने कहा था वेल्थ स्टेटमेंट होती है घर की एंट्रीज इसकी 2500। अब किसी का सवाल है तो पूछ ले, सेकंड वाली भी करा देते हैं, बस छिक के रखें, पूरा सवाल कराएं मेरे से। तो मैं तो कहता हूं कि कोई भी। अच्छा जी, आपको ये सवाल होमवर्क में नहीं मिला कल, मैं बताता हूं ना, मीनू तो गल करना, मेरी गल पूरी हुई नहीं, मिला था। ये 37 का ए मिला होमवर्क में, 37 का ए, कल जो होमवर्क आपको सेंड किया था, टेस्ट में आया है। हाँ, कहीं ना कहीं मैंने पूछा, टेस्ट में आया था 37 का ए। ये याद नहीं, हसन, महजबीन, शाहशसीन, ये टेस्ट में आया था ना। तो ये इंशाल्लाह मैंने आपसे डिस्कस करना है, अगर आज वक्त ने इजाजत दी। मेरा तो ख्याल था आज वक्त बहुत इजाजत देगा, लेकिन आप नहीं देगा तो खुद ही डिसाइड कर लिया। लेकिन आप जाहिद नहीं आज जान ले लिए मेरी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि किसी कंपनी में मेरा सरमाया है, यार उसकी नजर में तो सरमाया है, मेरी नजर में ये क्या है, रिसीवेबल। तो रिसीवेबल कितने जी, 4000। एफ जी एंड कंपनी की डिटेल ये है, आर एस फॉलोज। इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द ईयर इज 2540,000 एंड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर आर। आप बताएं उससे मैंने बिजनेस इनकम कितनी कमाई, 2540। इसकी एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, रिसीवेबल फ्रॉम दैट कंपनी डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। अच्छा, उसमें से मैं घर कितना लाया, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। ये तो एज इट इज वही वाली एंट्री डिस्कस होगी जो हमने क्लास में की थी जी। क्या सवाल था इसमें आपका,
चलो सवाल वाला ही बंदा गायब हो गया। हाथ खड़ा करके बताएं सवाल क्या था इसमें। किसी का सवाल नहीं था, पता नहीं किसने आके पूछा था। कोई ऑन नहीं करा भाई, सवाल को नोट ना करें। इस वेल स्टेटमेंट को बनाया था आप लोगों ने घर में? टैली तो नहीं की होगी। 10,000 का फर्क आ रहा था। 10,000 पे डाल देने थे पेपर में ऐसे ही, फिर साथ ऐच करके फर्क पूरा कर लो, आप दोगी। डन। टेस्ट वाली भी टैली कर गई थी या वो भी टैली नहीं की? वो भी टैली नहीं की। चलें बहुत जी। अब क्या करना है? 2540 को ये इट इज नॉट कैपिटल। मैंने यार कितनी दफा मैंने बताया ये कैपिटल नहीं है, इट इज रिसीवेबल फ्रॉम फर्म। जिस पार्टनरशिप फर्म में मैंने पैसा डाला हुआ है वो कहती है कि तुम्हारा कैपिटल है। मेरी नजर में ये क्या है? मैंने कहा था ये लफ्ज हमेशा कंफ्यूजन डालेगा। कैपिटल लफ्ज उधर भी लिखा हुआ था, लेकिन वो फर्म वाले कहते हैं कि यार तुम्हारा सरमाया पड़ा हुआ है हमारे पास, हम इसको कैपिटल नहीं कहेंगे। हम जब अपने घर में आके इसकी काउंटिंग करेंगे तो घर में इसका क्या नाम रखेंगे? रिसीवेबल फ्रॉम फर्म। तो रिसीवेबल फ्रॉम फर्म इज 4,000। अब करना क्या था? इसमें डाल देना था 25 और खुशी बुक कर लेनी थी, और इसके बाद कैश डेबिट कर देना था और रिसीवेबल कम कर देना था। पोस्टिंग तो याद है ना, एक इनकम्स में होती थी, एक एक्सपेंसेस में होती थी, और एक एसेट्स थे, और एक इसका नाम हमने रख दिया था इनफ्लोज इसका नाम। लेकिन मैंने कहा था ये गलत लफ्ज हैं, ये इनफ्लोज आउटफ्लोज नहीं होते, ये इनकम्स और एक्सपेंसेस होती हैं। जान ले लें। अब और कुछ रह गया तो इसमें से पेपर में इनफ्लो आउटफ्लो लिखेंगे। और जान लेनी है सवाल की? हाँ अच्छा, नहीं अच्छे बच्चे आप इंसान हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसी तरह एक और एडजस्टमेंट आ जाए वेल्थ स्टेटमेंट में, मिसाल के तौर पे जाहिद, फर्ज करें जाहिद रेंटेड आउट हाउस एंड रिसीव्ड ₹10,000। हाउएवर की यही स्पेलिंग होते हैं। हाउ है ना, मुझे भी क्यों। हाउएवर फेयर वैल्यू इज ₹12,000। बता दें इसकी क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट इनकम, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हुए फर्जी फिगर्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते अल्लाह का शुक्र है आपको पता है 12,000 लेके जाना था। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी आफ्टर मार्च। ओके चलें। So that is the wealth statement. चैप्टर 2 के 1.5 सफा कितनी देर में याद करेंगे? वो जो अभी था 15 मिनट में, ये 2 घंटे में। भाई ये मेमोरी को जरा बेहतर करें, नजरों की हिफाजत करें, मिसवाक करें, कुरान की तिलावत करें। मेमोरी आपकी पता नहीं क्या मसले मसाइल चल रहे हैं आप लोगों के। अच्छा याद नहीं होती चीजें। क्वेश्चन नंबर 37 में आए। क्वेश्चन नंबर 37 में हसन एक पाकिस्तान का सिटीजन है, वो काम करे यूके में सिंस 2015। 2022 में हसन ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, और उसी साल बाद में इसने उन शेयर्स को बेच दिया है और गेन आया है 5 लाख का। अच्छा माय डियर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सिक्योरिटीज न्यूमेरिकल किस साल का?
टैक्स ईयर 2022 कितना गेन आया? 5 लाख। ऑब्वियसली ये 5 लाख अल्हम्दुलिल्लाह टैक्सेबल है, क्योंकि सिक्योरिटीज में तो 6 लाख वाली लिमिट भी नहीं है ना, क्योंकि ये सिक्योरिटीज कौन सी रिजीम है माय डियर? सेपरेट ब्लॉक। क्या मैंने 2022 का इसका न्यूमेरिकल सही सॉल्व किया? जी बिल्कुल। ये कैपिटल गेन है, हाँ। क्यों? शेयर्स। ये लिस्टेड कंपनी है, हाँ। तो सिक्योरिटीज। अच्छा, जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा 2022 का, तो आपने नॉर्मल रिजीम पे टैक्स दिया होगा या सिर्फ सेपरेट ब्लॉक पे टैक्स दिया होगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव बीन चार्ज टू टैक्स। 2022 में आपने टैक्स दे दिया। However, in 2023, लेकिन 2023 में he did not earn any पाकिस्तान सोर्स इनकम। उसने पाकिस्तान सोर्स इनकम कोई नहीं कमाई, पाकिस्तान में आके कुछ नहीं कमाया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है पिछले साल इसने पाकिस्तान सोर्स इनकम कमाई है। हमारे साल कहता है मैंने कुछ भी नहीं कमाया। तो 2023 में जरा मुझे बताएं माय डियर, इसकी टैक्सेबल इनकम पाकिस्तान में क्या होगी? 0। टोटल इनकम भी 0 होगी, क्योंकि इसने कुछ कमाया ही नहीं पाकिस्तान में। लेकिन 2023 में क्या इसने रिटर्न जमा करवानी है? तो जी मोहतरम, 2023 में इसने रिटर्न जमा करवानी है। हमने एक पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट नंबर बी का 1। माना कि हमारे साल इसने कोई इनकम कमाई ही नहीं, हमारे साल इसने कोई इनकम कमाई नहीं, बट ही हैज बीन चार्ज टू टैक्स इन एनी ऑफ द 2 प्रीसीडिंग। हाँ, कोई बच्चा क्लास के बाद आके कह सकता है ये यूके में है तो नॉन रेजिडेंट है। भाई ये प्रोविजन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए है। ये कहां लिखा है ये प्रोविजन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। हाँ, एक प्रोविजन जरूर ऐसी है जो रेजिडेंट्स के लिए है, वो नीचे लिखा हुआ है उसने ये रेजिडेंट्स के लिए। तो ये कोई आके क्लास के बाद ना कहे ये बंदा नॉन रेजिडेंट है। असूल ये है कि जो ना कमाए वो ना रिटर्न जमा कराए। लेकिन एक और एक्सेप्शन भी तो है ना, कि अगर पिछले 2 साल में उसने टैक्स दिया है तो इस साल आके रिटर्न जमा कराए। अब अगर कुछ भी वो नहीं कमाता तो 2022 में क्योंकि टैक्स दे चुके तो 23-24 की रिटर्न जरूर जमा कराएगा, उसके बाद जमा कराना बंद कर दे। लेकिन हमारे से किस साल का सवाल आया था? 23 का। कितने लोगों ने सही करके आए हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर हाइब्रिड में सबसे लास्ट रो में सिर्फ एक स्टूडेंट और थर्ड रो में एक स्टूडेंट, और बस बॉयज हाथ खड़ा कर दें। कितने लोग सही करके आए हैं? कितने लोगों को अब समझ आ गया? जरा वो हाथ खड़ा कर दें। कितने लोगों को समझ आ गया? जरा हाथ खड़ा कर दें। जो बंदा वो नहीं, ऐसा ना कहें उसकी इनकम 5 लाख से कम है तो उसने टैक्स नहीं दिया होगा। माय डियर, ये सिक्योरिटीज का गेन है। सिक्योरिटीज में तो टेबल ही अलग है, इसे मोबाइल पड़ेगा एक ऐसी बातें करने पे। हद हो गई। आज तो बहुत खुश जा रहे हैं हम वापस। 1.5 सफा याद करने के लिए आधे घंटे में फारग हो जाना है। आप लोगों ने फारग ही हो जाना है।